हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम प्लेस। माय नेम इज़ महिमा और आज हम देखेंगे इस वीडियो में प्रोनाउन के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि जिन्होंने मेरे फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखे हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर और नाउन का, तो वो देख लें। ये बेनिफिशियल रहेगा कि अगर आप ग्रामर प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम्स के लिए तो आप एक सीक्वेंस में सारे वीडियोज़ देखिए। तो चलिए देखते हैं प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह यूज़ होते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन। यानी प्रोनाउन का यूज़ हम इसलिए करते हैं कि नाउन जो हमें बार बार रिपीट करनी होती है वो ना करनी पड़े। चलिए मैं एक कुछ सेंटेंस लिखती हूँ, उस पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैंने लिखा सीमा is a good girl। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में मैंने लिखा सीमा lives in मुंबई। मैं एक पैराग्राफ में कुछ सेंटेंस लिख रही हूँ, अगेन फिर सीमा की बात हो रही हो तो मैंने लिखा सीमा loves to dance। ठीक है, ये मैंने 3 सेंटेंस लिखा है, ठीक है, और एक कंटिन्यूटी में लिखा है। मान लीजिए एक पैराग्राफ मैंने बनाया ऐसे 2 सेंटेंसों का, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है या कह सकते हैं नाउन क्या है हमारा, सीमा है। सीमा एक नाउन है। नाउन उसे कहते हैं किसी भी चीज़ का नाम दिया जाए उसे हम नाउन कहते हैं, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो। तो सीमा यहाँ हमारी नाउन है। तो सीमा के बारे में फर्स्ट सेंटेंस में कहा जा रहा है कि शी इज़ अ गुड गर्ल। फिर सेकेंड सेंटेंस में अगेन कहा जा रहा है सीमा लिव्स इन मुंबई। सीमा मुंबई में रहती है। थर्ड सेंटेंस में कहा जा रहा है सीमा लव्स टू डांस। तो अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट सेंटेंस में हमने सीमा लिखा, सेकेंड सेंटेंस में फिर हमने सीमा लिखा, थर्ड सेंटेंस में हमने फिर सीमा लिखा। यानी बार बात तो हो रही है सीमा की ही और हम हर सेंटेंस में सीमा लिख रहे हैं सीमा को बोलने के लिए, ठीक है। तो ये नाउन का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो इस रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए जो वर्ड यूज़ होते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो मान लीजिए इस सीमा जो वर्ड है जो कि नाउन है उसको अवॉइड करने के लिए हम बार बार सीमा लिखने की बजाय हम ये लिख सकते हैं, शी लिख सकते हैं। जैसे कि मैं कहती हूँ सीमा इज़ अ गुड गर्ल, शी लिव्स इन मुंबई, शी लव्स टू डांस। तो ये सेंटेंस का मतलब तो वही रहेगा। हमने यहाँ पे सीमा को एलिमिनेट करके शी लिख दिया तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। यहाँ पे शी सीमा को ही डिनोट कर रहा है। तो बस नाउन यही होता है कि जो प्रोनाउन यही होता है जो नाउन की जगह पे लिखा जाए। और ये यूज़ क्यों होता है कि ये बार बार जो रिपीटेशन होते हैं वर्ड्स के उसको अवॉइड करने के लिए। अब देखेंगे प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं, काइंड्स कितने होते हैं। प्रोनाउन 8 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में हमारा आता है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब मैं बता दूं आई और वी फर्स्ट पर्सन कहलाता है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। यू हमारा सेकंड पर्सन कहलाता है और इसके अलावा जितने भी होते हैं ही, शी, इट, दे, ये सारे थर्ड पर्सन कहलाते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन वो होते हैं जो वर्ड नाउन को रेफर करने के लिए यूज़ किया जाता है और वो नाउन एक पर्सन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने ये एग्ज़ाम्पल दिया, ठीक है। इस एग्ज़ाम्पल में मेरा नाउन क्या था, एक पर्सन है। ये कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, सीमा इज़ अ नाउन एंड विच इज़ अ पर्सन, ठीक है। तो इसकी जगह में हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया, शी। तो शी क्या हो जाएगा, एक पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। तो वैसे वर्ड जो कि नाउन की जगह यूज़
किए जाए और वो नाउन क्या हो, एक पर्सन हो, एक या एक से ज़्यादा, मतलब कोई पर्सन के लिए, पर्सन की जगह यूज़ किया जाए। ठीक है, अगर इसका कोई और एग्जाम्पल हम दें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मान लीजिए अगर लिखा है, ये सेंटेंस ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, राम श्याम एंड महेश वेंट फॉर अ पिकनिक। तो यहाँ पे कितने लोग हैं, 3 हैं, ये सारे पर्सन्स हैं, दे आर नॉट ऑब्जेक्ट। तो इन सब की जगह हम दे भी लिख सकते हैं, इन 3 पर्सन को शो करने के लिए हम दे भी लिख सकते हैं। ये सारे नाउन है, सारे नाउन है। तो अगर मान लीजिए सेंटेंस कंटिन्यू होता है, राम श्याम एंड महेश वेंट फॉर अ पिकनिक एंड दे हैड अ लॉट ऑफ फन देयर, तो यहाँ पे हम दे यूज़ कर सकते हैं इन नाउन की जगह। दे क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा, और ये पर्सनल प्रोनाउन किस नाउन को इंडिकेट कर रहा है, ये 3 नाउन को, जो कि पर्सन है। अब आएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन की तरफ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरफ। ये होता है दिस, दैट, दीज, दोज। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होता है जो वर्ड नाउन की जगह यूज हो और वो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करे। जैसे मैंने फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन में मैंने बताया कि वो प्रोनाउन जो नाउन को पॉइंट करे, और वो नाउन क्या होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए। लेकिन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में जो प्रोनाउन हो वो ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं लिखती हूँ दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग, तो दिस क्या है, एक प्रोनाउन है, और ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, बैग को। बैग भी एक नाउन है बट इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ नॉट अ पर्सन। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो नाउन की जगह यूज होते हैं, दोज वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन एंड दे पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए अगर मैंने डैट लिखा, डैट प्रोनाउन का यूज़ किया, डैट इज माई हाउस, तो डैट क्या है मेरा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और हाउस ऑब्जेक्ट है मेरा। ठीक है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है कि दैट इज माई हाउस। ठीक है, अब देखेंगे थर्ड कैटेगरी। थर्ड है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के अंडर आता है हु, विच, दैट, हुज, हुम। तो रिलेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं विच एक्सप्रेस फंक्शंस रिलेटिंग टू हु, विच, दैट, हुज, हुम। यानी कि कोई रिलेशन या कोई फंक्शन का रिलेशन बने, किसके बीच में, जो सब्जेक्ट दिया हो उसके बीच में, और वो हु, विच, दैट से एक्सप्रेस करे कोई फंक्शन। मान लीजिए अगर मैं लिखती हूँ द मैन हु हैज़ जस्ट इंटर्ड द क्लासरूम इज माई एनिमी। ठीक है, अगर मैं लिखती हूँ द मैन हु जस्ट entered the classroom is my enemy। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे द मैन हु, वह आदमी जो अभी तुरंत इंटर किया है, क्लासरूम में आया है, वो मेरा दुश्मन है। तो रिलेशन, ये जो प्रोनाउन है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये कौन से, क्या, किसके बारे में बात कर रहा है कि जो अभी क्लासरूम में इंटर किया है वो मेरा एनिमी है। तो एक रिलेशन बन रहा है हु, वो रिलेशन हम हु से इंडिकेट कर रहे हैं कि वो बंदा जो क्लास में आया है वो हमारा एनिमी है। तो ये प्रोनाउन एक
फंक्शन को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव का मतलब होता है कि क्वेश्चन पूछना। कोई भी सेंटेंस जिसका स्टार्टिंग में होता है हमारा हु, व्हाट, विच, हुज, हुम, मतलब जिस सेंटेंस का स्टार्टिंग में ये वर्ड्स हो और सेंटेंस के एंडिंग में इस तरह से सिंबल हो क्वेश्चन मार्क का, तो हम उसे कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा जाए। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस वो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं यूजिंग दीज वर्ड्स हु, व्हाट, विच, हुज, हुम। अगर मान लीजिए मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, हु टुक माई पेंसिल, इफ आई राइट हु टुक माई पेंसिल, ठीक है। तो इस सेंटेंस में मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ और इस सेंटेंस के एंड में ये क्वेश्चन मार्क का साइन है, तो ये जो हु है इट विल एक्ट एज अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिएगा, रिलेटिव प्रोनाउन में भी हु आता है एग्जाम्पल में, और इंट्रोगेटिव में भी हु आता है। ये सेंटेंस मैंने दिया था एग्जाम्पल थर्ड का, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन का, एंड दिस वन इज फॉर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इन दोनों सेंटेंस में हु का यूज हो रहा है, लेकिन डिफरेंट कंटेक्स्ट में। यहाँ पे हु डिनोट किया गया था किसी पर्सन के लिए, वो इंसान जो रूम में आया, ठीक है। और दिस सेंटेंस में हमारा हु यूज करके एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हु टुक माई पेंसिल, किसने मेरा पेंसिल लिया। तो दोनों सेंटेंस में प्रोनाउन है, लेकिन दिस वन इज द रिलेटिव प्रोनाउन एंड दिस वन इज द इंटरोगेटिव प्रोनाउन। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा तो सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क होगा और उस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा यूजिंग हु, व्हाट, विच, हुज, हुम। मान लीजिए अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, हुज बुक इज दिस। तो इस सेंटेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ये किसकी बुक है। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हुज है, ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो दिस विल बी अ इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब आएंगे फिफ्थ काइंड में। द फिफ्थ वन इज indefinite pronoun, and the example of indefinite pronoun are everybody, nobody, somebody, either, neither, all, much, several, each, others, another's। ये सारे indefinite pronouns के एग्जाम्पल्स हैं। तो indefinite का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं बता दूं डेफिनेट का मतलब क्या होता है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, या कह सकते हैं क्लियर। किसी भी चीज़ की वैल्यू क्लियर हो हमें, या मान लीजिए अगर मैं कहती हूँ आई बॉट 5 kg ऑफ मैंगोज, ठीक है, तो मैंने एक डेफिनेट वैल्यू क्लियरली बता दिया कि हमने 5 kg मैंगोज लिया। और अगर मैं कहती हूँ कि आई बॉट सम kg ऑफ मैंगोज, मुझे नहीं पता मैंने कितना लिया, मैंने बस उसे बता दिया सम kgs ऑफ मैंगो, तो मैंने सम कहा या फ्यू kgs ऑफ मैंगो, कुछ भी, तो वो जो सम है वो हमें पता नहीं है कितना है, दैट इज इनडेफिनेट, यानी अनक्लियर। किसी चीज़ का वैल्यू हमें क्लियर ना हो तो उसे हम इनडेफिनेट कहते हैं, ठीक है। अब बात होगी इनडेफिनेट प्रोनाउन की। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो वेग हो, जिनकी जनरल मीनिंग हो, कोई एग्जैक्ट मीनिंग ना हो। वेग का मतलब होता है कि जनरली कुछ कहा जाए, कुछ एग्जैक्ट नहीं कहा जा सकता। तो मान लीजिए हमने कहा एवरीबडी, एवरीबडी, तो इसके अंदर कोई डेफिनेट नाम नहीं है कि राम या श्याम या सीता, वी डोंट नो, वी आर इंडिकेटिंग दैट एवरीबडी, जनरल में हम बात करें सभी के लिए। तो ये एवरीबडी में क्लियर नहीं है कि कौन कौन है, तो
कह सकते हैं ये वेग है, तो ये जैसे नोबडी हो गई इसी तरह से। तो इसमें भी हमें नहीं पता कि नोबडी में कौन कौन है, क्या है, कोई चीज़ एग्जैक्ट किसी का नाम लेके उसे बताया नहीं गया है, तो ये सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाते हैं। अब आएंगे सिक्स्थ टाइप में। सिक्स्थ है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके अंडर आता है माई सेल्फ, आर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ एक्सेट्रा। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? वो वर्ड्स जो पर्सनल प्रोनाउन को एम्फसाइज करते हैं उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब मैं बोलूँगी, आप थोड़ा फर्स्ट वाले पर्सनल प्रोनाउन पे ध्यान दीजिए। क्या था हमारा? आई था, वी था, यू था, ही, शी लिख सकते इस तरह से, इट था, दे था, ठीक है। ये सारा हमारा पर्सनल प्रोनाउन था। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि पर्सनल प्रोनाउन को एम्फसाइज करते हैं। एम्फसाइज यानी उस पर जोर डालना, उसे और अच्छी तरीके से बताना हम कह सकते हैं। तो अगर मैं आई पे एम्फसाइज डालूं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगी? माई सेल्फ, इस पे मैं और ज़ोर डाल रही हूँ। आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, अपने आप को कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, ठीक है। अगर योर की बात करें हम, तो हम क्या करेंगे? योर सेल्फ, यानी दूसरे को हम बोल रहे हैं और उसे हम एम्फसाइज दे रहे हैं। इसी तरह से हम हिम और शी के लिए लिख सकते हैं हिम सेल्फ, हर सेल्फ। देम के लिए हम लिख सकते हैं देम सेल्फ्स। तो जितने भी प्रोनाउंस जो कि पर्सनल नाउन को एम्फसाइज करते हैं उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमेशा में एंड में सेल्फ या सेल्फ्स लग जाएगा, या तो सेल्फ या सेल्फ्स। जैसा कि आप देख रहे हैं आवर में हमेशा सेल्फ लगता है, इसी तरह देम में भी सेल्फ लगता है, बट माई हो गया, योर हो गया, हिम हो गया, हर हो गया, इसमें हमेशा सेल्फ लगता है। अब आएंगे सेकेंड लास्ट प्रोनाउन में, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना, किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना। मान लीजिए मेरे पास 2-3 चॉकलेट्स हैं, मैंने ये 3 चॉकलेट 3 लोगों के बीच क्या किया? बांट दिया। तो उस बांटने को हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, ठीक है। या फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आए, तो हमारे जो टीचर्स होते हैं वो क्वेश्चन पेपर को लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट प्रोसेस ऑफ गिविंग different question paper या anything to everybody, that is called distribution of things, objects, whatever, ठीक है। अब आएंगे distributive pronoun की तरफ। Distributive pronoun are always used for individuals and objects referring to them as one at a time, ठीक है। वैसे वर्ड्स जो या तो किसी इंडिविजुअल या किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करेंगे, लेकिन वन एट अ टाइम, मतलब कोई ऐसा वर्ड जो एक बार में एक ही पर्सन को संबोधित किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है वो पर्सन हो, पर्सन भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, लेकिन वन एट अ टाइम, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, तो इसके अंदर हमारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, नन, एनीवन। अब देखिए आइदर, अगर मैं लिखती हूँ आइदर, आइदर राम और श्याम विल डू दिस वर्क। इस सेंटेंस में कहा जा रहा है आइदर या तो राम या श्याम इस काम को करेंगे। तो आइदर का यूज हो रहा है सेंटेंस में, और ये किस लिए यूज हो रहा है? कहा जा रहा है या राम या श्याम, यानी वन एट अ टाइम
यहाँ पे अगर दोनों के बारे में कहा जाता कि राम और श्याम दोनों इस काम को करेंगे, तो यहाँ पे आइदर का यूज़ नहीं होता, यहाँ पे यूज़ होता बोथ। तब हम बोथ लिखते, बोथ राम एंड श्याम विल डू दिस वर्क, यानी बोथ की बात हो रही है, दोनों राम और श्याम की। लेकिन हमने यहाँ पे आइदर वर्ड यूज़ किया है, तो इट विल डिनोट वन एट अ टाइम, एक की बात की जा रही है कि या तो राम करेगा या तो श्याम करेगा। तो that clearly indicate that either is a distributive pronoun। अब आएंगे the last pronoun, that is reciprocal pronoun। reciprocal pronouns है each other, one another, ये examples है reciprocal pronouns के। reciprocal का मैं मतलब बता दूं पहले। अगर reciprocal हम बोलते हैं तो कोई भी चीज़ है, तो उसका अगर मान लीजिए हमने लिखा 4/5, मैं पहले मैथमेटिकली यूज़ कर रही हूँ कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। मान लीजिए मैंने लिखा 4/5, अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल वैल्यू लिखने को कहा जाएगा तो मैं क्या लिखूँगी, 5/4, यानी जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर हो गया, जो ऊपर डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर हो गया। तो पहले न्यूमरेटर था, फिर डिनोमिनेटर हो गया, फिर जो डिनोमिनेटर था वो न्यूमरेटर हो गया, यानी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप हो गया। चलिए, ये तो जनरली मैंने बताया रेसिप्रोकल होता क्या है। अब आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन की तरफ। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जो म्यूचुअल रिलेशनशिप को पॉइंट आउट करते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या हुआ, मान लीजिए ए और बी दो क्लासमेट्स हैं, ठीक है, तो ए बी की हमेशा हेल्प करता है, तो बी भी ए की हमेशा हेल्प करता है, तो इन दोनों के बीच में एक म्यूचुअल हेल्पिंग वाला रिलेशनशिप है, तो दिस इज कॉल्ड तो इन दोनों के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप है, क्योंकि ए बी की हमेशा हेल्प करता है, बी भी ए की हमेशा हेल्प करता है, तो एक हेल्पिंग का जो एटीट्यूड है एक दूसरे के लिए वो म्यूचुअल है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन हमेशा म्यूचुअल रिलेशनशिप को पॉइंट आउट करता है। अब देखिए एग्जाम्पल में है हमारा ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर यानी एक दूसरे को, मान लीजिए अगर मैं लिखती हूँ दे हेल्प ईच अदर, दे हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे को हेल्प करते थे, एक दूसरे को हेल्प करते थे, यानी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप था उन दोनों के बीच में, ईच अदर को हेल्प करते थे, ठीक है। तो इसी तरह से हो गया वन अनदर भी हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन का एग्जाम्पल है। तो ये हो गई हमारे प्रोनाउन की बात और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्रोनाउंस का यूज़ कहाँ करते हैं, कहाँ पे कौन से प्रोनाउन का यूज़ रेलिवेंट होता है। तो जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर ले, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी हेल्प कर सकें और ऐसे और वीडियोस बनाए इंग्लिश ग्रामर में, जिससे आपका प्रिपरेशन एग्ज़ाम का ईजी हो जाए। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।